हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। हम लोग सॉल्व कर रहे थे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर 2018 पेपर, ठीक, जिसमें हम लोग अब तक दो वीडियो में 48 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग अगले क्वेश्चंस देखते हैं 49 क्वेश्चन से। ठीक, इसमें है कड़ाके की ठंड और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। ठीक है, क्या है? कड़ाके की ठंड और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के चलते टुंड्रा जलवायु में वनस्पत जगत की कुल प्रजातियों में मात्र कितने प्रतिशत प्रजातियां ही विकसित हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जो आपका है ये 3% प्रजातियां क्या हो सकती हैं, विकसित हो सकती हैं टुंड्रा जलवायु में। ठीक, अगला क्वेश्चन है वाटर टेबल थियरी। ठीक है, वाटर टेबल थियरी जो कास्ट स्थलाकृतियों में गुफाओं के गठन की व्याख्या करती हैं के प्रतिपादन कौन है। ठीक, तो कास्ट स्थलाकृतियों के जो प्रतिपादन है वो क्या है? एसी स्विनरटोन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? भूमि जल स्तर सिद्धांत, घोल और क्षरण द्वारा गुफाओं के निर्माण के बारे में बात की है। वहीं जो आपके WM डेविस हैं, ठीक है, इन्होंने अपर्दन चक्र की बात की है। CA माइलेट क्या कहते हैं? आपके कास्ट स्थलीय कृतियों में इनका योगदान है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? वाटर टेबल थ्योरी के बारे में कुछ नहीं कहा है। JH गार्डनर साहब का कास्ट कृतियों में योगदान है, लेकिन इन्होंने भी वाटर टेबल के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो क्या है? CA माइलेट, सॉरी AC स्विनर टोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51। अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद पंजाब में तंबाकू का उत्पादन नहीं होता है। यह एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है भाई? परिस्थितियां अनुकूल हैं उसके बाद भी उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक, ये क्या है? व्यवहारवादी विचारधारा है, या मानवतावादी है, या अमूलवादी है, या संभववादी है? देखिए, व्यवहारवादी विचारधारा नहीं, क्योंकि व्यवहार में ये चीज़ें हैं तो, लेकिन ये व्यवहारवादी विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करता कि व्यवहार में ऐसा हो सकता है। ठीक, मानवतावादी भी नहीं है। ठीक, कि ऐसा भी नहीं है कि मानवता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, अमूलवादी भी नहीं है। इस प्रकार की जो स्थिति है संभववादी है। ठीक है, अब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि पंजाब में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसकी संभावना है। ये पंजाब में तंबाकू के उत्पादन की संभावना को प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है? संभववादी विचारधारा है। ठीक, अगला देखते हैं 52 नंबर। भारत में निम्नलिखित धाराओं में से किसमें महिला प्रवासियों का बोलबाला है? ठीक, महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं? ग्रामीण से शहर, शहर से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, या शहरी से शहरी? देखिए, सबसे अधिक जो महिलाओं का प्रवास होता है वो कहाँ होता है? गाँवों से शहर में सबसे ज़्यादा प्रवास किसका होता है? ये पुरुषों का है। ठीक है, इसमें पुरुष हैं। शहर से ग्रामीण, इसमें बुजुर्ग हैं आपके। ठीक है, जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं अपने गाँव की ओर वापस आ रहे हैं, या फिर इसमें जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोग क्या करेंगे? वापस आ रहे हैं। ग्रामीण से ग्रामीण में क्या है? महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं को जो प्रवास है वो ग्रामीण से ग्रामीण में बढ़ रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है, जैसे शादी विवाह होगा, महिलाओं को जो महिलाओं के ज़्यादातर प्रवास क्या है? आप शादी के रूप में देख रहे हैं, अधिकतर महिलाएं क्या कर रही हैं कि शादी जो ग्रामीण क्षेत्र का है ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, शहरी क्षेत्रों वाला शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों वालों को भी ग्रामीण में हो रहा है। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो ये महिलाओं की। अगला क्वेश्चन है वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? ठीक है, वितरण मानचित्र में कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है? इसमें जो आपका सही आंसर है वो है जियोमेट्रिकल सिंबल। ये आपकी क्या है? मात्रात्मक विधि नहीं है, ये क्या है? गुणात्मक विधि है, ये क्वालिटेटिव है। आइसोप्लेथ विधि क्या करती है? ये समान मान वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को मिलाती है। ठीक है, उसके बाद बिंदु विधि क्या करती है? ये घटनाओं या मात्राओं की क्या करती है? संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कोरोप्लेथ क्या करता है? ये घनत्व को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? आपके मात्रा को दर्शा रहे हैं। लेकिन आपका जो जियोमेट्रिक सिंबल विधि है, ये वाली विधि, ये क्या करती है? ये सिंबल के माध्यम से क्या करती है? उसके गुणों को दर्शाती है, ना कि उसकी मात्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कैलेडोनियन पहाड़ नहीं है? सॉरी, कैलेडोनियन पहाड़ है।
ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है आपका। तो अरावली पर्वत क्या है आपका, एक कैलिडोनियन पर्वत है। ठीक है, बाकी सब क्या है, लॉरेंसियन पर्वत, पामीर नाथ, बैकाल पर्वत, ये सब क्या है आपके कैलिडोनियन पर्वत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वितरण में असमानता को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इनइक्वलिटी किसके माध्यम से दिखाएंगे, लॉरेंज बग के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, सर्किल डायग्राम के, आइसोप्लेथ के। भाई बार डायग्राम क्या करता है, किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, दो चीज़ों में तुलना करता है। ठीक है, लेकिन ये असमानता को प्रदर्शित नहीं करता है। तुलना का मतलब क्या है, ये दर्शाता है कि एक के बढ़ने पर दूसरे में क्या स्थिति होगी। ठीक, सर्किल डायग्राम क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। आइसोप्लेथ भी क्या है, एक प्रकार का आपका मानचित्रण है। तो इसमें जो आपका असमानता को प्रदर्शित करने वाला सबसे उपयुक्त चीज़ है वो क्या है, लॉरेंज वक्र है। ठीक है, जो आपका लॉरेंज कर्व है ये असमानता को प्रदर्शित, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आय असमानता को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये आय असमानता हुई या फिर वैसे भी कोई असमानता है कि किसी भी प्रकार की असमानता को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए क्या होगा, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे। जो आपके अल्फ्रेड वेगनर महोदय हैं वो क्या हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वो क्या थे, भूविज्ञानी थे, वनस्पति विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे, या मौसम विज्ञान शास्त्री थे। इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर आपका है बी वाला, मौसम विज्ञान शास्त्री। जो आपके वेगनर महोदय वो मौसम विज्ञान शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57। क्लाइमोग्राफ में इनमें से कौन ठंडी और शुष्क जलवायु है। ठीक है, क्लाइमोग्राफ में इसमें से कौन ठंडी और शुष्क जलवायु, रा, मग्गी, स्कॉर्चिंग और कीन। देखिए क्लाइमोग्राफ जब बनाया जाता है तो उस पर दो चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं। ये क्या है, दिखाता है टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका तापमान दिखा रहा है। दूसरा क्या दिखाता है, ह्यूमिडिटी। ठीक, अब इसमें होता क्या है भाई, टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है आपका ये होता है, यहाँ पर मग्गी होता है। ठीक, जो आपका मग्गी है वो यहाँ पर होगा। उसके बाद जो आपका रा है, ठीक है, वो यहाँ पर होगा। जो आपका कीन है वो यहाँ पर होगा। और जो आपका स्कॉर्चिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर होगा। ठीक, इस प्रकार से मग्गी क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई आर्द्रता। रा क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो आर्द्रता। कीन क्या है, लो टेम्परेचर और लो आर्द्रता। स्कॉर्चिंग क्या है, लो टेम्परेचर और हाई आर्द्रता। इसमें आपको दिखाना क्या है, कौन सी ठंडी और शुष्क जलवायु है। जो आपकी इसमें क्या है, कीन। कीन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और आर्द्रता भी कम है, तो इसलिए क्या है, ये ठंडी भी है और शुष्क भी है। ठीक, तो जो इसमें सही आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्र में लहरें किन कारणों से विकसित होती हैं। ठीक है, तो समुद्र में लहरों के विकास का कौन सा कारण है, एक मौसमी प्रभाव, दूसरा चक्रवाती प्रभाव और तीसरा ज्वालामुखी प्रभाव। ठीक, तो समुद्रों में जो लहरें चलती हैं, समुद्र की जो तरंगे हैं वो क्या है, मौसम के प्रभाव से भी प्रभावित होती हैं। ठीक है, विकसित होती हैं, चक्रवातों के प्रभाव से भी विकसित होती है और ज्वालामुखी के प्रभाव से भी विकसित होती हैं। ठीक, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा कौन सा है, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। बैडलैंड स्थलाकृति में अस्थायी झीलों जिसे प्लायाज को किस मरुस्थल में खबरी और मलमाह नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो आपका अरब मरुस्थल है इसी में क्या कहा जाता है, जो आपकी बड़े जिसे पलाया जो है उन पलाया को खबरी और मलमाहा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी स्ट्रेट बाजार बागवानी, ठीक है,
में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाई बाजार बागवानी में कौन सा निभाएगी? स्टेट का मतलब कौन सी जल संधि है जो बाजार बागवानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? बास्फोरस जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, टॉरस जल संधि है, बास जल संधि है। ठीक, इसमें जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? बास्फोरस जल संधि। ठीक है, यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, और ये किसके किसके बीच है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच में है? ये आपकी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है। टॉरस जल संधि आपकी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। बास जल संधि जो आपकी है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संतुलन को व्यक्त करते समय एक समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने रखा? ठीक है, जैसे जैसे घनत्व क्या हो रहा है, जैसे जैसे घनत्व क्या होगा? परिवर्तित होगा, लेकिन गहराई क्या होगी? उतनी ही होगी। भाई एक समान गहराई के साथ, मान लीजिए आपकी क्या है? पृथ्वी का ऊपरी सतह है। ठीक, और इसके अंदर ये एक निश्चित गहराई है। इस गहराई पर क्या होगा? घनत्व क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक, तो एक समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने रखा है? कि ये आपके प्राट महोदय ने बताया। इन्होंने क्या बताया है कि जो आपकी चट्टानें हैं या पृथ्वी के धरातल पर जो आपको स्थलाकृतियाँ दिख रही हैं, उनकी ऊंचाई में जो अंतर है वो किस कारण से है? तो आपकी जो कारण है उसके पीछे कारण क्या है? घनत्व। जो भाग जितना अधिक ऊंचा है उसका घनत्व क्या है? उतना ही कम है, और जो भाग जितना ही नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक है। ठीक है, वहीं एरी महोदय ने क्या बताया है? एरी महोदय ने बताया है कि कोई भी भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी जड़ें क्या होंगी? गहराई में उतनी ही अधिक गहराई तक होंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो क्या है? आपका प्राट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबारी क्या है? भाई रबारी किसे कहते हैं? तो रबारी क्या है? ये आपके गुजरात के खाना बदोश हैं। गुजरात के खाना बदोशों को रबारी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राउंड वर्ड एंड द बिनिंग ऑफ पीस। द राउंड वर्ड एंड द बिनिंग ऑफ द पीस नामक पेपर किसने लिखा? ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये मैकाइंडर की रचना है। ठीक है, मैकाइंडर ने एक रचना की जिसमें इन्होंने बताया कि जो आपकी स्थिति हो क्या है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास कथात्मक है, भूगोल वर्णनात्मक है, किसका कथन है? ठीक है, तो इतिहास कथात्मक है और भूगोल वर्णनात्मक है, ये इमैनुअल कांट का कथन है। इमैनुअल कांट ने कहा है कि इतिहास क्या है? आपका कथनात्मक है और भूगोल वर्णनात्मक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की अधिकतम गति कहाँ पाई जाती है? ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? एक चक्राकार आकृति में चलने वाली हवाओं का सब पुंज है, जो क्या है? जिसके बीच में निम्न वायुदाब और बाहर वाले में क्या है? उच्च वायुदाब। ठीक, अब इस निम्न वायुदाब में बीच वाले स्थिति को क्या कहते हैं? बीच वाले स्थिति में ये आपका किसी भी प्रकार का वायुदाब नहीं पाया। ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हवाओं की गति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जब यहाँ पर हवाओं की गति नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये स्थिति शून्य है। इसको क्या कहा जाता है? चक्रवात की आँख। ठीक है, या अब इस आँख के चारों ओर की जो स्थिति है, इस स्थिति में इसकी गति सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? केंद्र के चारों ओर, या जिसे आई वाल कहा जाता है। इसी में हवा की अधिकतम गति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से रेत के टीले का विकास होता है? ठीक, तो इसमें आपका अनुदैर्ध्य रेत का टीला निर्मित होगा। जब आपकी क्या होगी? आपूर्ति, रेत की आपूर्ति क्या हो? कम हो, और हवा की दिशा क्या हो? स्थिर हो। हवा एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रही है और आपूर्ति कम है, ऐसे में जो आपका विकास होगा वो अनुदैर्ध्य टीले का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस्टो के विकास के मॉडल के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक, रोस्टो ने जो विकास का मॉडल व्यवस्थित प्रस्तुत किया है वो किस प्रकार है? ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने प्रस्तुत किया, सबसे पहले क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये 1 नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? आपका
प्री कंडीशन टेक ऑफ, मतलब आगे बढ़ने के पहले की स्थिति, ये दूसरी स्थिति है। फिर तीसरी स्थिति क्या है, टेक ऑफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथी स्थिति क्या है, ड्राइव करेंगे। भाई पहले क्या होगा, पहले की स्थिति होगी ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरे में क्या है, टेक ऑफ करने के लिए के पहले की स्थिति, तीसरे में टेक ऑफ करेंगे और चौथे में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, और पांचवें में क्या कहेंगे, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ठीक है। मतलब ये ऐसी स्थिति में जिसमें अधिक से अधिक उपभोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजर रही हैं? तो ये आपका ब्राज़ील है, जिससे मकर और भूमध्य दोनों गुजरती हैं, ठीक है। वहीं जो आपका पेरू है, चिली है और इंडोनेशिया, इन तीनों से केवल एक ही रेखाएं गुजरती हैं। जो आपका पेरू है क्या है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, चिली आपका मकर रेखा के आसपास है, और इंडोनेशिया क्या है, ये भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। तो ये तीनों देश एक एक रेखा पर ही हैं, लेकिन आपका ब्राज़ील क्या है, ऐसा देश है जिसमें दोनों ही रेखाएं क्या हैं, गुजर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि फिराक गोरखपुरी, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिराक गोरखपुरी की निम्नलिखित लाइनें किसकी ओर ध्यान केंद्रित करती हैं? सर जमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराकी, कारवां बसते गए हिंदोस्तां बनता गया, ठीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है, बताइए? ये आपके प्रवास को प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा, इस पर बसाव होता जाएगा और हिंदुस्तान का विकास होता गया। ये प्रवास को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? ठीक है, तो सबसे लंबे रेलवे नेटवर्क जो आपका है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके बाद फिर रूस में है, फिर कनाडा में है, उसके बाद भारत में है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना में ठीक है, भारत की जनगणना में भारत में शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिगुट आरेख किसने लागू किया? ठीक, इसमें जो आपका त्रिगुट आरेख लागू किया गया वो अशोक मित्रा के द्वारा लागू किया गया। अब त्रिगुट आरेख क्या था, इसका मतलब ये वाणिज्यिक, ठीक है, प्रशासनिक और औद्योगिक तीनों स्थितियां जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं उसी को क्या कहा गया, त्रिगुट आरेख कहा गया। तीनों को मिलाने वाली रेखा, एक आपका क्या है, वाणिज्य है, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रशासनिक है, और तीसरा औद्योगिक, तीनों को मिलाकर एक गुट बनाया गया। इसी को इन्होंने त्रिगुट नाम दिया है, और इसको लागू किसने किया, तो वो अशोक मित्रा महोदय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, चीनी, उसके बाद स्पेनिश, फिर अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी, जिसे मंदारिन कहा जाता है। उसके बाद दूसरी स्पेनिश है, तीसरी अंग्रेजी, और चौथी क्या है आपकी, हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार, ठीक है, भारत सिंधु नदी का केवल कितना प्रतिशत पानी ही उपयोग कर सकता है? ठीक है, तो बताइए कितना प्रतिशत पानी उपभोग कर सकता है? तो क्या है आपका 20%, केवल 20% पानी भारत के द्वारा उपभोग किया जा सकता है। ठीक, बाकी शेष पानी क्या होगा, इसके द्वारा छोड़ दिया जाएगा, और वो किसके द्वारा उपभोग किया जाएगा, तो वो पाकिस्तान के द्वारा उपभोग किया जाएगा। केवल 20% पानी ही क्या किया जाएगा, भारत के द्वारा उपभोग किया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।